हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूं समावेशी शिक्षा का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और हम वीडियो भी छोटी छोटी बना रहे हैं, बहुत लंबी वीडियो नहीं बना रहे हैं, जिससे कि आपको एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए, आज समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम आपके लिए लेकर के आए हैं अलाभान्वित, वंचित या अपवंचित बालक। ये कौन सा? देखिए, कुछ बालक ऐसे होते हैं जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदि सुविधाओं से वंचित होते हैं, रह जाते हैं। और जब उन्हें ये सुविधाएं नहीं मिलती तो उनका जो विकास है वो सामान्य बालकों की तरह नहीं हो पाता। क्षमता तो उनमें है, पर सुविधाओं की कमी की वजह से वो विकास नहीं कर पाते। तो समाज का वह वर्ग, कौन सा वर्ग? जो छोटी जाति, निर्धन होने के कारण, लिंग भेद के कारण पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने के अवसरों से वंचित रह जाता है, उसे ही हम कहते हैं अलाभान्वित वर्ग, वंचित वर्ग, अपवंचित वर्ग या अलाभान्वित बालक, वंचित बालक, अपवंचित बालक, कुछ भी कह लीजिए। देखिए, इसके अंदर मुख्य रूप से किन किन को शामिल किया गया है? तो वंचित या अलाभान्वित या अपवंचित बालकों में लिए गए हैं एससी, शेड्यूल कास्ट, एसटी, शेड्यूल ट्राइब, अन्य पिछड़ी जाति, घुमंतु बालक, घुमंतु परिवार होते हैं ना, जैसे भट्टे पे आज यहां काम कर रहे हैं, कल कहीं और काम करेंगे, या और भी तरह के होते हैं, और श्रमिक, जो दूसरे खेतों में काम करते हैं या किसी फैक्ट्री में काम करते हैं या किसी भट्टे पर काम करते हैं, तो आज कहीं कर रहे हैं, दूसरी जगह कहीं कर रहे हैं। घुमंतु में भी आते हैं और श्रमिक में भी आते हैं। तो ये वो बालक हैं, क्योंकि जो जिन बच्चों के माता पिता भट्टे पर चले जाते हैं तो बच्चे भी उनके साथ वहीं चले जाते हैं, तो उनकी शिक्षा से भी वंचित रह जाते हैं। देखिए, इनकी समस्याएं क्या क्या होती हैं अलाभान्वित बालकों की, वंचित बालकों की। सबसे पहली समस्या तो यही है कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, मतलब गरीब होते हैं। दूसरी, क्या होता है कि अन्य बालकों की तुलना में, क्योंकि इन्हें सुविधाएं कम मिलती हैं, सब चीजें कम मिलती हैं, तो अपने आप को हीन महसूस करते हैं, इनके अंदर हीन भावना आ जाती है। तीसरा, जो इनकी जो आकांक्षाएं होती हैं बहुत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि कम सुख सुविधाओं में पलते बढ़ते हैं, तो इसलिए आकांक्षाएं भी साधारण ही रहती है। बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास होता चला जाता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, क्योंकि जिस परिवेश में रहते हैं उसमें बौद्धिक विकास के डेवलपमेंट के अवसर उन्हें कम मिलते हैं, तो इसलिए उनमें क्रमिक ह्रास होता है उनके बौद्धिक विकास में। सीखने की अभिप्रेरणा भी कम होती है, अभाव नहीं होता, कम होती है, मतलब शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा भी कम होती है और अंदर से सीखने की भी प्रेरणा भी कम होती है इनके अंदर। दूरदर्शिता की कमी होती है और शैक्षिक उपलब्धि का जो स्तर है वो निम्न होता है, निम्न स्तरीय होती है शैक्षिक उपलब्धि। अब जब ऐसे बच्चे हमारे बीच हैं होंगे तो हमें क्या करना चाहिए? शिक्षक को क्या करना चाहिए? कुछ कर्तव्य शिक्षक के हैं, कुछ सरकार के हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ऐसे बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए, उन्हें स्कूल में आने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उनके माता पिता को शिक्षा का महत्व बताना चाहिए। जब उनके माता पिता को शिक्षा का महत्व पता चलेगा, जब वो उसे जानेंगे, तो वे अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू करेंगे। बच्चों को शिक्षा का महत्व पता चलेगा तो वो भी रोज स्कूल आएंगे। दूसरी बात, उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उनकी घर की परिस्थिति ऐसी है कि बच्चे, उनके माता पिता बाहर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो इसलिए उनके साथ बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न होती हैं, घर का काम भी करना पड़ता है और भी बहुत सारी परेशानियां हैं। तो उन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए? उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए, सरल से कठिन की ओर। और एक व्यवस्था और की जा सकती है कि आश्रम की तरह स्कूलों की स्थापना की जाए। जैसे पहले समय में आश्रम होते थे, उसी तरह से स्कूलों की स्थापना की जाए। उससे क्या होगा, ये बच्चे वहीं पर रहेंगे तो घर
के जो लोग हैं या परिवार के जो लोग हैं उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी, तो वे वहां रह करके अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। मान लीजिए किसी एरिया में, किसी क्षेत्र में वंचित बालक बहुत ज्यादा हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, वहां पर जो है विशेष शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, विशेष शैक्षिक अभियान चलाने चाहिए, जिससे कि वे शिक्षा के लिए प्रेरित हो सकें, शिक्षा प्राप्त कर सकें। ऐसा कार्यक्रम हमें वहां शुरू करने चाहिए। और वैसे तो बहुत सारी योजनाएं सरकार ने चला रखी हैं, निःशुल्क शिक्षा है, निःशुल्क भोजन है, छात्रवृत्ति भी है, इन सब से भी उन्हें शिक्षा पाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। चलिए आज हम जो दूसरा पॉइंट कवर कर रहे हैं वह है अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटीज। ये जो अधिगम अक्षमता होती है ये एक प्रकार से मस्तिष्क संबंधी विकार है। इसे हम इस तरह समझ लें, सीखने का विकार यानी लर्निंग डिसेबिलिटी, सीखने में कठिनाई, लर्निंग डिफिकल्टी भी कहा जा सकता है। जो इस प्रकार के बच्चे होते हैं उनमें क्या खूबियां होती हैं? पहली बात तो वे जो कार्य करते हैं बिना सोचे समझे कर देते हैं। दूसरी बात, इनका जो आचरण होता है वो आपको सामान्य बच्चों की तरह नहीं मिलेगा, उपयुक्त नहीं मिलेगा। तीसरी बात, कार्य करने की जो गति होती है वो धीमी होती है, मंद होती है, आराम आराम से काम करते हैं। चौथी बात, लापरवाही भी करते हैं। इनका जो ध्यान है ना भटक जाता है, मतलब ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए क्लास में बैठे हैं और क्लास से बाहर का दिखाई दे रहा है, बाहर कोई बच्चा कुछ कर रहा है, तो इनका दिमाग तुरंत वहां पहुंच जाएगा अपनी पढ़ाई को छोड़ करके, तो ध्यान का भटकाव ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में ये रुचि नहीं दिखाते, भाग नहीं लेते। जोर जबरदस्ती करेंगे तो ले लेंगे वरना नहीं लेंगे। स्मरण शक्ति जो होती है उनकी कमजोर होती है, याद करेंगे फिर भूल जाएंगे। आज आपने जो काम दिया पता चला, आज आपने जो याद कराया मालूम हुआ कल आके सब साफ। स्मरण शक्ति जो होती है वो इनकी कमजोर होती है। चलिए, अधिगम अक्षमता कितने प्रकार की होती है उसको जानते हैं। अधिगम अक्षमता 3 प्रकार की होती है। चलिए पहले अधिगम अक्षमता को ही जानते हैं। उसमें अधिगम अक्षमता का मतलब क्या है? ये एक तरह से मस्तिष्क संबंधी विकार है। इसे आप ये कहिए ये सीखने का विकार है, लर्निंग डिसेबिलिटी है। ये यूं भी कह सकते हैं सीखने की कठिनाई, लर्निंग डिफिकल्टी। जो इस तरह के बच्चे होते हैं जिनमें अधिगम अक्षमता होती है, वे बच्चे क्या काम करते हैं, बिना सोचे विचारे कार्य करते हैं, सोचते विचारते नहीं किसी काम को करने से पहले। दूसरा, जो उनका आचरण होता है वो प्रॉपर नहीं होता, उपयुक्त नहीं होता। कार्य करने की गति बहुत मंद होती है, लापरवाह भी होते हैं, और इनका ध्यान जो है वो भटकता बहुत है, ध्यान का भटकाव बहुत ज्यादा होता है इनमें। आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, बाहर मान लीजिए कोई बच्चा खेल रहा है, तो इनका ध्यान क्लास में नहीं होगा, बाहर उस बच्चे पर होगा, तो ध्यान का भटकाव इनमें ज्यादा होता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि नहीं लेते, भाग ही नहीं लेते। हाँ, अगर आप प्रेशर डालेंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे तो कुछ क्रियाओं में भाग ले लेंगे, पर सब में फिर भी नहीं। स्मरण शक्ति इनकी कमजोर होती है। पता चला आज याद करा और कल साफ, या भी 2 घंटे बाद ही सब मैदान साफ। चलिए, अधिगम क्षमता कितने प्रकार की होती है देखते हैं। अधिगम क्षमता 3 प्रकार की है। पहली है पढ़ने की अक्षमता, इसे बोलते हैं डिसलेक्सिया। इसमें क्या होता है, बच्चा अशुद्ध वाचन करता है। दूसरा, दाएं को बाएं और बाएं को दाएं, इसे समझने में बड़ा कंफ्यूजन होता है उसे। लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, या दायां बायां बायां दायां आप कहेंगे नहीं, सवाल को जो है बाएं हाथ से या दाएं हाथ से, तो उसे समझ नहीं आया कौन से हाथ से जोड़ना है, घटाना है। नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड से कॉपी न करना, क्योंकि पढ़ने की क्षमता है इसलिए बोर्ड पर क्या लिखा है वो सही से पढ़ नहीं पाते, इसलिए उसे कॉपी भी नहीं कर पाते। स्पेलिंग एरर,
बोर्ड पर जब स्पेलिंग लिखी हुई है उसे पढ़े, सही से नहीं पढ़ेंगे। निदान कैसे कर सकते हैं हम इसका, इस समस्या का? तो अक्षर संबंधी जो समस्या है उसका निदान हमें प्रारंभिक स्तर पर ही कर देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जब आदत पक जाती है तो फिर उसमें सुधार लाना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा, अक्षरों की जो पहचान है वो चिन्हों के द्वारा करवानी चाहिए। तीसरा, शब्दों को हम क्रमबद्ध तरीके से, जहां जहां उसे पढ़ने में दिक्कत होती है, क्रमबद्ध तरीके से बुलवाया जाए, उसका पाठन जो है क्रमबद्ध तरीके से करवाया जाए, वाचन क्रमबद्ध तरीके से करवाया जाए, और समय समय पर इन्हें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी मिलते रहना चाहिए, जिससे कि ये उत्साहित होकर अपने कार्य को करते रहें और जो इनकी अक्षमता है उसका निदान हो सके। ये ऐसा नहीं कि पूरी तरह इसका समाधान नहीं हो सकता, हाँ कुछ हद तक इसका समाधान हो जाता है। स्पीच थेरेपी से भी कभी कभी वो बोलने का समाधान होता है। अगर स्पीच थेरेपी से बोलने में समाधान आता है तो तोतले बोलते हैं और कुछ बोलते हैं, उसका समाधान होता है। लेखन संबंधी क्षमता, इसे हम कहते हैं डिस्ग्राफिया। इसमें क्या करते हैं बच्चे, लाइन में नहीं लिखते। दूसरी बात, जैसे अंग्रेजी के अक्षर लिखेंगे, अंग्रेजी के शब्द लिखेंगे, वर्ड्स लिखेंगे, तो उनमें क्या काम करेंगे, पहला अल्फाबेट जैसे कैपिटल बनता है और फिर उसके बाद स्मॉल बनते हैं, तो ये क्या काम करेंगे, पहला स्मॉल बना देंगे, सेकंड कैपिटल बना देंगे, फिर उसके बाद स्मॉल बना देंगे। इसी तरह से कहीं स्मॉल कहीं कैपिटल कुछ भी बना देते हैं। तीसरी बात, लिखते हैं तो बीच बीच में शब्द छोड़ देते हैं। यह है लेखन संबंधी क्षमता। इसका निदान हम क्या कर सकते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस करा के, लेखन की प्रैक्टिस कराई जाए तो उससे इस समस्या का निदान हो सकता है। इसी में एक और है डिस्प्रेक्सिया, डीसीडी शॉर्ट में बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मोटर कौशल जो होता है उसमें दिक्कत होती है। मतलब जैसे कि पेंसिल पकड़ने में दिक्कत होती है, पेंसिल को सही से ना पकड़ पाना, तो इस दिक्कत की वजह से क्या होता है, बच्चे धीरे धीरे लिखता है। नेक्स्ट है गणित संबंधी क्षमता, मैथ से, इसे हम कह सकते हैं गणित संबंधी समस्या भी कह सकते हैं हम, और क्योंकि मैथ में कैलकुलेशन होती है इसलिए इसका नाम भी ऐसे रखा गया है, डिस्कैलकुलिया। तो इसमें क्या है, अंकों की पहचान में दिक्कत होती है और मानसिक रूप से कमजोरी बच्चा होता है तब भी ऐसा हो जाता है। किसी किसी को मैथ में रुचि भी नहीं होती, जब मैथ में रुचि भी नहीं होती ना तो भी वो बच्चा मैथ में समस्या क्रिएट करता है। तो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, वास्तविक उदाहरणों के माध्यम से समझा करके हम इस समस्या का समाधान कुछ हद तक कर सकते हैं। तो ये थी अधिगम अक्षमता के प्रकार। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअसली करते रहिए। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी वीडियो को शेयर करना न भूलें, जिससे आपके साथ साथ और भी आपके जो साथी हैं, बंधु हैं, वो इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।